गुड मॉर्निंग 10th क्लास। जैसा कि आपको पता है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आपके लिए वर्कशीट भेजी जा रही है। तो आज इस वीडियो में 16 जुलाई 2020 16 जुलाई 2020 की वर्कशीट इंग्लिश के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश की जो वर्कशीट है, इससे पहले भी आपके पास इंग्लिश की वर्कशीट आई थी और ये आज इंग्लिश की दूसरी वर्कशीट आई है। तो वर्कशीट के ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द टीचर है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द टीचर आप लिख देंगे, जो भी आपका नाम है और जो भी आपकी क्लास टीचर का नाम है। तो अगर मैं डायग्राम में देखूँ, इस वर्कशीट में देखूँ, तो दो स्टूडेंट्स हैं और इन दोनों स्टूडेंट्स के बीच में एक डिस्कशन चल रहा है। एक बिल्लू है और एक पिंकी है। तो पिंकी कहती है हाय बिल्लू। हाय के बाद आप देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप एक क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ये भी एक क्वेश्चन है, तो इसके बाद फिर दोबारा एक क्वेश्चन मार्क का साइन लगा है, जिसके रिप्लाई में बिल्लू कहता है हाय पिंकी। अब हाय के आगे फिर दोबारा एक्सक्लेमेटरी साइन है। सी आई एम राइटिंग ए स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। तो वो एक फ्लाइंग के बारे में, किसी के उड़ने के बारे में बिल्लू एक स्टोरी लिख रहा है। A young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? Even when his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up the courage to take the plunge. तो वो कहता है कि वो एक सीगल एक बर्ड होता है, एक चिड़िया होती है। तो उसके बारे में कहानी लिख रहा है कि सीगल ने कैसे उड़ना सीखा, कैसे उसे बहुत डर लगता था और उस डर को उसने जीता और उसने उड़ना सीखा। तो उसकी जो सीगल के भाई बहन थे, उन सीगल के भाई बहनों के मतलब जो पंख थे भाई बहनों के, वो इससे भी छोटे थे। जितने बिल्लू के पंख हैं, बिल्लू क्या है, सीगल के जो पंख हैं वो सीगल के पंखों से भी छोटे थे, लेकिन फिर भी वो लोग उड़ पाते थे। उन्होंने एक सरफेस, एक जगह से, एक ऊंचाई से जाके छलांग लगाई और अपने पंख खोले और उड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जो ये सीगल है, इसको डर लगता था। तो जिस पे पिंकी ने पूछा कि वेट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग, व्हाई डोंट यू ट्राई राइटिंग द सेम थिंग, पुटिंग प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। तो अब पिंकी कहती है कि भाई तुम जो लिख रहे हो मुझे समझ में नहीं आया, उसको सही से तुम अगर पंक्चुएशन मार्क डाल के लिखोगे तो मुझे समझ में आएगा। तो जिस पे बिल्लू कहता है कि पंक्चुएशन मार्क्स व्हाट आर दे, ये पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में समझते हैं। सिस्टम ऑफ सर्टेन मार्क्स इन written language to show pause and to separate words, phrases, clauses and sentences in order to clarify the intended meaning is called punctuation. Punctuation का मतलब होता है कि आप किसी सेंटेंस में कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं, कहीं पे आप वर्ड को बड़ा लिखते हैं, कहीं पे आप वर्ड को छोटा लिखते हैं। तो वो जो साइन आप लगाते हैं, उन साइंस को हम पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। पंक्चुएशन मार्क का मतलब होता है कि आप एक सेंटेंस के अंदर इंग्लिश के रूल्स को फॉलो करने के बाद सारे मार्क्स लगाते हैं। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, आइए इन एग्जाम्पल्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है फुल स्टॉप। ये एक पीरियड का मार्क होता है, यानी कि एक सेंटेंस के एंड को मार्क करता है कि भाई यहाँ पे सेंटेंस आपका एंड हो गया। दूसरा है कॉलन। यूज अ कॉलन आफ्टर अ सॉल्यूशन और बिफोर अ लिस्ट। तो जब भी आपको कोई लिस्ट लिखनी होती है तो आप साइंस में या इंग्लिश में या एसएसटी में भी आंसर लिखते हैं कि दे आर एज फॉलोइंग। फॉलोइंग के आगे आप कॉलन लगा के और फिर 1 2 3 4 5 लिस्ट लिखते हैं। तीसरा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मुझे लगता है आप सबको पता है कि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगता है। और फिर है एपोस्ट्रफी। एपोस्ट्रफी क्या होता है? एपोस्ट्रफी इज यूज्ड टू शो ओनरशिप और इन अ प्लेस ऑफ लेटर्स ओमिटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब किसी की ओनरशिप, जैसे दिस इज माई बुक, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया दिस इज आई हैव एमीज बुक। एमी की जो किताब है उसके लिए उन्होंने पंक्चुएशन का एपोस्ट्रफी मार्क लगाया है। एपोस्ट्रफी के बाद अगला जो है वो है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है लाइक वाओ, हाउ, हाय, तो उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। उसके नीचे है कोटेशन मार्क। यूज कोटेशन मार्क्स टू इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन।
अगर किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए एग्जैक्ट जो उसने वर्ड बोले हैं उनको आपको कोट करना है तो आप कोटेशन मार्क लगाते हैं जो उसके सेंटेंस है। फिर होता है पार्थेसिस। तो पार्थेसिस सेंटेंस के बीच में यूज पार्थेसिस टू इनक्लोज पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दैट माइट बी ओमिटेड। किसी सेंटेंस के पार्ट को अगर आपको ओमिट करना है तो मतलब आपको बताना है कि इसके पहले वाले सेंटेंस के बारे में कोई स्पेशल फीचर बताना है तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, टॉड इज टॉलर ओवर 6 फीट देन एनीवन एल्स इन द क्लास। टॉलर मतलब ओवर 6 फीट, यहाँ पे उनके टॉल का मतलब है कि 6 फीट से ऊपर। एपोस्ट्रोफी हमने डिस्कस कर लिया था। लास्ट डिस्कस करते हैं कॉमा। अब कॉमा, यूज अ कॉमा बिटवीन वर्ड्स इन अ सीरीज। कॉमा जैसे आपने 3-4 चीज़ें लिखी, जैसे आई बॉट एप्पल बनाना कैरेट, तो एप्पल बनाना और कैरेट के बीच में कॉमा लगाऊंगा। जेसन बॉट पेंसिल पेपर क्रियॉन्स, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है तो इन्होंने बीच में कॉमा लगाया। यूज़ अ कॉमा इन एड्रेस और डेट्स, एड्रेस और डेट्स में भी कॉमा लगाया जाता है। जैसे डायरी एंट्री की डेट डालते हैं उसमें कॉमा लगता है। यूज़ अ कॉमा आफ्टर वर्ड्स और फ्रेजेस एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ सेंटेंस, तो सेंटेंस की बिगिनिंग में और सेंटेंस के एंड में भी आप कॉमा लगाते हैं। एंड में नहीं, बिगिनिंग में, एंड में फुल स्टॉप लगता है। यूज अ कॉमा आफ्टर अ ग्रीटिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ लेटर, तो ग्रीटिंग जैसे डियर आंट जेनेट या सिंसियरली टेलर, इस तरीके के सेंटेंसेस जो आप एडिटिंग करते हैं उसमें आप इसमें कॉमा लगाते हैं जब आप क्लोजिंग ऑफ द लेटर दे रहे होते हैं या किसी को ग्रीटिंग दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के बारे में। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट्स इंसर्ट पंक्चुएशन दैट आर मिसिंग इन द बिल्लूज टेक्स्ट। तो जो बिल्लू ने ऊपर टेक्स्ट लिखा था उस टेक्स्ट के अंदर कुछ एक्सक्लेमेटरी साइंस मिसिंग थे, उनको हम इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहला है ए यंग सीगल। तो सबसे पहला ए जो वर्ड होगा वो बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि किसी भी सेंटेंस का पहला शब्द हमेशा बड़ा होता है। ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, फ्लाई के आगे फुल स्टॉप आएगा। क्यों फ्लाई के आगे फुल स्टॉप आएगा? क्योंकि फ्लाई के आगे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फेयर, अब आपको साफ दिख रहा है कि हाउ का एच कैपिटल आएगा क्योंकि ये नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। और क्वेश्चन है कि हाउ डज ही कॉन्कर हिज फेयर, तो क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इवन व्हेन हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, तो इवन का ई कैपिटल क्योंकि क्वेश्चन मार्क के साथ सेंटेंस ओवर हो गया था पिछला वाला। इवन व्हेन हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर comma, whose wings were far shorter than his own, comma, ran to brink, flapped their wings and flew away। तो ये सेंटेंस अलग अलग पार्ट्स में है, तो जहाँ जहाँ सेंटेंस के पार्ट्स थे वहाँ हमने कॉमा लगाया। एंड फ्लैप्ड इन विंग्स एंड फ्लू अवे, ही, तो अब फ्लू अवे के आगे फुल स्टॉप लगा है तो जाहिर सी बात है ही एच कैपिटल होगा। ही फेल्ड टू मस्टर अप द करेज टू टेक प्लंज, ही का एच कैपिटल, प्लंज की लास्ट में फुल स्टॉप। अब वो कह रहा है कि लेट्स हैव some more practice, some punctuation marks are missing in the given story below. Correct the story by adding appropriate punctuation using the reference chart given above। तो ऊपर आपको चार्ट दिया हुआ है, तो उस चार्ट के हिसाब से आपको यहाँ अब पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। तो एक बार सीधा पढ़ लेता हूँ, स्टोरी समझ लेते हैं ताकि आसानी हो लगाने में। तो वो कहता है, मॉरिस द मार्शियन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम वन डे when he saw strange light in front of him. What is that? He thought to himself. Morris was scared, but he flew a little bit closer so that he could see it better. Hello, he called out. There was no reply. Suddenly, a creature appeared in front of the light. Boo! It shouted. Poor Morris was really scared and he flew off to his home and hid under his bed. अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं कोई कॉमा नहीं है, कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं है, तो इसको एडिट करते हैं आप। तो इसकी एडिटिंग के लिए मैंने एक फाइल ऑलरेडी बना रखी है, उसे दिखाते हैं आपको कि कैसे एडिटिंग होगी। मॉरिस द मार्शियन, तो मॉरिस क्योंकि नाम है तो एम कैपिटल। द मार्शियन, मार्शियन एक अगेन उसकी क्रीड है तो एम कैपिटल। वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम के आगे मैंने कॉमा लगाया, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो इस सोलर सिस्टम के आगे कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगा सकते हैं। उस फुल स्टॉप को लगाने का मोटिव क्या होगा कि फुल स्टॉप से ये सेंटेंस यही कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ अब मैंने कॉमा क्यों लगाया, तो क्योंकि इसके बाद का सेंटेंस देखते हैं। वन डे व्हेन ही सॉ अ स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगाया।
around the solar system. One day, when he saw a strange light in front of him, तो एक दिन वो उड़ रहा था. When he saw a strange light in front of him, sentence complete. What is that? अब sentence complete हो गया तो W capital. What is that? That के आगे question mark. He thought to himself. तो what is that? अब exact word है what is that. तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि exact word अगर हों तो उनको इस तरीके के exclamatory mark के अंदर रखा जाता है. What is that? He thought to himself. Full stop. Again Morris का M capital. Morris was scared but he flew a little bit closer so that he could see it better. Full stop. Sentence complete. Hello. हेलो का एच कैपिटल और क्योंकि हेलो एक सैल्यूटेशन है तो कॉमा. ही कॉल्ड आउट. देयर वाज नो रिप्लाई. सडनली अ क्रीचर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द लाइट. सडनली का एस कैपिटल क्योंकि फुल स्टॉप आ चुका है. बू. बू अब एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इमोशन है तो एक्सक्लेमेटरी साइन बू का बू कैपिटल बी कैपिटल. इट शाउटेड. पुअर मॉरिस. अब शाउटेड के आगे कॉमा लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमें पॉज लेना है. Poor Morris, Morris का M capital, was really scared and he flew off to his home and hid under his bed. और बेड के लास्ट में फुल स्टॉप. तो अगर आप देखोगे तो आपके सामने जितने भी चीज़ें रेड में हैं वो सारी चीज़ें आपकी पंक्चुएशन है जो इस टेक्स्ट में मैंने करी है. आप एक बार खुद पढ़ लीजिए और देखिए कि जो पंक्चुएशन आपने करी है, जो पंक्चुएशन इसमें हुई है वो आपको समझ में आई है या नहीं. इसके बाद आपकी जो दूसरी वर्कशीट है उसका सॉल्यूशन चेक करेंगे. चलिए तो वापस आपकी वर्कशीट पे आते हैं. तो जो आपकी पहली वर्कशीट थी वो इंग्लिश की थी. अब ये दूसरी वर्कशीट जो आपकी आई है ये आई है सामाजिक विज्ञान यानी कि भूगोल की और चैप्टर आपका संसाधन वाला है. पहले आपको जो टेक्स्ट दिया उसको रीड कर लेते हैं फिर उसके बाद आंसर देखेंगे क्वेश्चनों के. टेक्स्ट है संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें सतत पोषणीय विकास कहलाता है. ऐसे उपाय तथा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके संसाधन नियोजन कहलाता है. 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र परिवार और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रध्वजों ने एजेंडा 21 पारित किया जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों को मिटाना. महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच को संतुष्ट करने के लिए नहीं. अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं. नीचे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है उस फ्लो चार्ट को भी देख लेते हैं. तो फ्लो चार्ट में साफ दिख रहा है कि एक तरफ आपको दिखाया है भू उपयोग कि भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है. तो भू उपयोग में देखिए 1 यानी कि जो जंगल हमारे आसपास है. कृषि के लिए उपलब्ध भूमि उसमें से बहुत सारी भूमि हमारे पास जो है वो कृषि के लिए उपयोग है. प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि और शुद्ध बोया गया क्षेत्र. तो भू उपयोग इन सब में विभाजित हो रखा है. और भू निम्नीकरण के कारण कि भूमि जो खराब हो रही है जिसका उपयोग नहीं किया जा पा रहा, क्यों नहीं किया जा पा रहा, उसमें से पहला है खनन. खनन का मतलब है कि आप ज़मीन से अपने संसाधनों को निकालते हैं, उनको निकालने के कारण जो ज़मीन है वो खराब हो जाती है. अतिचारण मतलब अगर अतिचारण किया जाए जिसमें जानवर ज़्यादा चर जाएँ तो भी भूमि खराब हो जाती है क्योंकि उसमें फिर बारिश के आने पर मृदा अपरदन हो जाएगा, सारी मिट्टी निकल जाएगी. अति सिंचाई, औद्योगिक प्रदूषण और वनोन्मूलन. तो भू निम्नीकरणीय भूमि के खराब होने के 5 कारण आपके सामने दिए हुए हैं.
इन 5 कारणों के बाद हम आगे मूव करते हैं कि हमारे को अब प्रश्न क्या क्या दिए हैं। तो पहला प्रश्न दिया है कि औद्योगिक प्रदूषण भूनिम्नीकरण के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको ये समझाना है कि औद्योगिक प्रदूषण यानी कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है उसकी वजह से निम्नीकरण यानी कि लैंड डिग्रेडेशन किस प्रकार हो रहा है, इसका आपने एग्जाम्पल देना है। तो समझा देते हैं। तो देखिए उत्तर आपके सामने है कि प्रदूषण और उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ उद्योग होगा वहाँ प्रदूषण तो होगा ही। उद्योगों की स्थापना स्वयं में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रत्येक देश में उद्योग अर्थव्यवस्था के मूल आधार होते हैं। यह जीवन के सुख सुविधाओं, रहन सहन, शिक्षा, चिकित्सा से सीधे जुड़ा हुआ होता है। इन सुविधाओं की खातिर मनुष्य नित्य नए वैज्ञानिक आविष्कार और नित्य नए उद्योग धंधों को बढ़ाने में जुटा हुआ है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से विकास और कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधनों के बहुत अधिक मात्रा में उपयोग के कारण अप्रत्याशित रूप से प्रदूषण बढ़ा है। किसी भी उद्योग में के क्रियाशील होने पर प्रदूषण तो होगा ही, और औद्योगिक प्रदूषण भूनिम्नीकरण प्रक्रिया तो होगी। तो इसके 2 मेन कारण हैं, जिसमें से पहला है कि उद्योग के कार्य आने के बाद शेष जो बची हुई चीज़ें हैं उनके कारण प्रदूषण, और दूसरा उद्योगों में काम में हुए जल का बहिस्राव। जो जल होता है जो उद्योगों के बाद बाहर निकलता है, इंडस्ट्रीज के बाद बाहर निकलता है, वो पूरी मिट्टी को ख़राब कर देता है, क्योंकि उससे केमिकल मिट्टी में मिल जाते हैं। कहीं मिट्टी में एसिड मिल रहे हैं, कहीं मिट्टी में बेस मिल रहे हैं, कहीं अम्ल, कहीं क्षार, कहीं कोई केमिकल, जिससे उस मिट्टी में पेड़ पौधे भी नहीं उग सकते। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो आपका जल और भूमि दोनों ही प्रदूषित हो रही हैं। इस औद्योगिक काल हमने बनाया, जो औद्योगिकरण आया है, उससे हमारी जो मिट्टी है, जो भूमि है, उसका निम्नीकरण निरंतर हो रहा है। औद्योगिकरण के कारण अलग अलग कारखानों में हमें अलग अलग खनिजों की आवश्यकता है। जब इन खनिजों की आवश्यकता हमें होती है तो हम मिट्टी से इन खनिजों को निकालने की कोशिश करते हैं। जब मिट्टी से इन खनिजों को निकाला जाता है तो बहुत जगह जो ये खदानें होती हैं जिनसे कि अलग अलग तरीके के पोषक पदार्थों को निकाला जाता है, वो सभी इनको निकालने के बाद वो सब जो बच गए वो जगह वैसी की वैसी खुली छोड़ दी जाती है, जिससे कई जगह भूस्खलन हो रहा है। तो अगर अलग अलग कारणों को देखें तो इस सब से भू निम्नीकरण कॉन्टिन्यूसली होता जा रहा है। यही आपके हमारे एक प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कॉज है। वापस आते हैं आपकी वर्कशीट पर। तो दूसरा है संसाधन नियोजन को आप क्या समझते हैं। तो दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर अगर देखें तो आप ही के पास ऊपर वर्कशीट में इसका उत्तर दिया हुआ है। इसके उत्तर में वर्कशीट में ही पहले देख लेते हैं। तो उत्तर हमें वर्कशीट में क्या दिया है, हमें दिया है कि संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग कि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की भी आवश्यकताएं पूरी होती रहें, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ऐसे उपाय तथा तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, संसाधन नियोजन कहलाता है। तो ये यहाँ से और यहाँ तक आपका संसाधन नियोजन का आंसर। तो ये आपका दूसरा आंसर है। तीसरे आंसर की तरफ जाएं तो तीसरा प्रश्न था एजेंडा 21 के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो एजेंडा 21, तो आप इसका तीसरा आंसर यहाँ से है कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो दी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रध्वजों ने एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय शांति, गरीबी और रोगों को मिटाना है। तो ये जो अब मैंने टिक किया, जो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। दोबारा आपको बता रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हल्का ऑरेंज है, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो आपका एकदम डार्क ऑरेंज है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न मतलब। तो दूसरा और तीसरा आपका ऊपर आंसर हो गए हैं, पहला मैंने आपको पहले दिखा दिया था। चौथा है
यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, अपितु यह हमने अपने आने वाली पीढ़ी से उधार ले रखी है, जिसे हमें उन्हें लौटाना है। इस कथन के आलोक में सतत पोषणीय विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो सतत पोषणीय विकास की एक डेफिनेशन तो आपको ऊपर भी दे रखी थी कि संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो वो कहता है कि हमें संसाधनों का प्रयोग कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि वो संसाधन हम आज भी उपयोग कर सकें और वो संसाधन आने वाले समय में भी उपयोग किए जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये पृथ्वी जिसे हम इतना अपना समझ के इसका नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हमारी अपनी नहीं है। ये हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो भावी पीढ़ियां हैं, उनका हम पर उधार है। और उधार का क्या करते हैं, उधार को जिस तरीके से लिया जाता है उधार उसी तरीके से वापस देना पड़ता है। तो इसीलिए सतत पोषणीय विकास करना होगा। पृथ्वी आज जिस अवस्था में है, हमें उसी अवस्था में उसके संसाधनों को संभालकर, उसकी प्राकृतिक दशा को संभालकर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को संभालना होगा, जिससे कि मानव जीवन पृथ्वी पर हमेशा चल सके। अगर पृथ्वी की जो हालत हमने बना रखी है यही हालत चलती रही तो ऐसा समय दूर नहीं है जब पृथ्वी पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। इतने पेड़ों को काटा जा रहा है, इतने संसाधनों को हम ज़मीन से निकाल रहे हैं। अगर इसी दर पर हम औद्योगिकरण करते गए बिना पर्यावरण का ध्यान रखें तो धीरे धीरे पृथ्वी पर जीना मुश्किल हो जाएगा और हमें यही समझना है। तो इस आंसर में आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सतत पोषणीय विकास की परिभाषा और फिर आप लिखेंगे कि पृथ्वी जिस प्रकार अभी है हमें उसको उसी नेचुरल इन्वायरमेंट में, उसी को उसके नेचुरल तरीके से हमें प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर सकें। तो इसी के साथ हमने ये आपके भूगोल के चारों प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको चारों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो पहला प्रश्न तो अलग था, दूसरे तीसरे चौथे का उत्तर आपको यहीं पे आपकी इसी वर्कशीट के अंदर मिल जाएगा। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, आंसर लिखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कल फिर मिलेंगे आपसे एक और वर्कशीट के साथ। थैंक यू।